हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विथ माय अनदर वीडियो। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टैक्स है। टैक्स का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जो कि बच्चे लोगों को सबसे ज़्यादा टफ लगता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजंस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये मैं बता दूँ आप लोगों के इंटरमीडिएट में 5 से 10 नंबर का पूरा सवाल भी पूछा जा सकता है, या तो फिर किसी पर्टिकुलर प्रोविजंस पे हम लोगों का सवाल पूछा जा सकता है 5 to 7 मार्क्स का। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो जो है 2 पार्ट में रहेगा। एक पूरे पार्ट में कॉन्सेप्ट समझेंगे एग्जांपल्स के साथ, और दूसरे पार्ट में हम लोग का प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस रहेगा। क्लियर है? तो हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और मैं आपको जैसे कि हमेशा बोलता हूँ कि सब कुछ समझा करके क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, समझा दूंगा और आपको याद भी करा दूंगा। ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। सैलरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सवाल उठता है कि सर सैलरी यहाँ पे वर्ड आपने तो लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे टैक्सेबल कितने सेक्शन होते हैं, क्या होता है, नहीं होता, वो तो बताइए। जैसे कि आप हर चैप्टर के बिगनिंग में बोलते हैं कि इतना सेक्शंस है, और सबसे पहला सेक्शन जो हम लोगों को होता है वो चार्जिंग सेक्शन होता है। तो यहाँ पे भी बताइए हम लोगों का क्या होता है चार्जिंग सेक्शन, कब हम लोग सैलरी को टैक्स करते हैं, कब हम लोग सैलरी को टैक्स नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का 3 सेक्शन होता है, 15, 16, 17 होता है हम लोगों का। 16 के हिसाब से हम लोगों को डिडक्शंस मिलते हैं, 17 के हिसाब से परक्विजिट्स आता है हम लोगों का, और 15 यहाँ पे हम लोगों का चार्जिंग सेक्शन है। यहाँ पे बोला जाता है इनकम इज टैक्सेबल, इनकम इज टैक्सेबल अंडर सैलरी, सैलरीज। इनकम तभी टैक्सेबल होगा, इनकम तभी टैक्सेबल होगा सैलरी में जब हम लोग का फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। फॉलोइंग कंडीशंस क्या है सर, यहाँ पे बता दीजिए फॉलोइंग कंडीशंस क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को भी पता होगा फॉलोइंग कंडीशंस यहाँ पे है, देयर मस्ट बी एन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या होना चाहिए हम लोगों का, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होना चाहिए। सर वो वाला क्या, नहीं नहीं वो वाला नहीं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बोले तो मालिक और नौकर, मास्टर एंड सर्वेंट वाला रिलेशनशिप होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि यहाँ पे जो सैलरी टैक्सेबल होगा वो ड्यू और रिसीव, ड्यू और रिसीव विचेवर इज अर्लियर होगा, विचेवर इज अर्लियर, विचेवर इज अर्लियर जो होगा वो हम लोगों का होना चाहिए। ये जब 2 चीज़ होता है तो फिर हम लोग उसको टैक्सेबल कर देते हैं अंडर सैलरी। सर ये छोटा सा लाइन लिखते हैं, समझ में नहीं, आप डिटेलिंग देते हो, तो डिटेलिंग बताओ ना मुझे। डिटेलिंग यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब वहाँ पे हम लोगों का एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉई वाला रिलेशनशिप रहेगा। एक एम्प्लॉयर है, मैं एम्प्लॉई हूँ, अगर मैं उसको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके बिहाफ में मैं काम कर रहा हूँ, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, और उसके बदले में वो मुझे कुछ रेम्यूनरेशन पे कर रहा है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। सर यहाँ पे क्या फैक्ट्री के वर्कर्स भी आ जाएंगे? यहाँ पे फैक्ट्री के वर्कर्स भी आ जाएंगे। वेजेस एंड सैलरी इज नथिंग बट इमोलमेंट व्हाट ही इज गेटिंग। ठीक है सर, यहाँ पे पुलिस लोग जो होते हैं वो लोगों का भी आ जाएगा क्या? हाँ, पुलिस लोग भी हम लोगों का क्या हो जाता है सर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के रिलेशनशिप में आता है। सर यहाँ पे जो लोकल एमएलएज होते हैं हम लोगों के, जो उन लोगों को सैलरी मिलता है, उन लोग क्या यहाँ पे आएंगे? नहीं, वो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। बिकॉज क्योंकि वो लोग जो होता है ना सर, वो लोग पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है। वो लोग क्या होता है सर, रिप्रेजेंटेटिव होता है। दे आर नॉट द एम्प्लॉई ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी। समझ में आ रहा है? तो लोकल एमएलएज जो है हम लोगों का, इसीलिए जो हम लोग का बोला जाता है क्या, लोकल एमएलए जो हो गया हम लोगों का, तो ये एमएलए हो गया, ये लोग क्या होता है हम लोगों का सैलरी के अंदर नहीं आता। तो फिर ये कहाँ चला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। एक आता है हम लोगों का, जैसे कि मान लीजिए डायरेक्टर सिटिंग फीस हो गया। सर डायरेक्टर सिटिंग फीस, मैं डायरेक्टर नहीं बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्टर सिटिंग फी बोल रहा हूँ। जैसे कि 2 चीज़ें होती है, ठीक है ना। जब आप बड़े हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा, जैसे कि एक कंपनी का डायरेक्टर हूँ मैं, ठीक है, तो मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ। इस कंपनी में जैसे रिलायंस के जो डायरेक्टर होते हैं वो रिलायंस में काम करते हैं, तो उनको जो पैसा मिलेगा वो यहाँ पे आकर के टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग को कोई दूसरा कंपनी का एम्प्लॉयर मुझे बुलाया कि आप मेरे मैनेजमेंट में, आप मेरे मीटिंग्स में आकर के बैठिए, होता है ना सर। तो अगर हम लोगों को, जैसे हम लोग को मिलता है ना सर, जैसे कि मान लीजिए कोई बड़े बड़े, जैसे सौरभ गांगुली के घर में कुछ भी होता है, इनॉग्रेशन होता है आपका कोई बिजनेस में, तो सौरभ गांगुली को बुला लेते हैं, तो सौरभ गांगुली जा करके रिबन काट करके चला जाता है, क्या वो सैलरी मिलेगा? नहीं ना। तो ठीक उसी तरीके से डायरेक्टर सेटिंग फीस होता है, ये भी कहाँ आता है हम लोग का, ये भी आ जाता है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये हम लोग का सैलरी में नहीं आता, बिकॉज देयर इज नॉट एग्जिस्टिंग एनी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक हो जाता है बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन होता है सर, सैलरी टू पार्टनर्स जो होता है सर, तो सैलरी टू पार्टनर्स हम लोगों का क्या आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा।
यहाँ सैलरी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा जब आप लोग बचपन से 11-12 से पार्टनरशिप पढ़ते हुए हैं, तो पार्टनर्स लोगों के लिए आप क्या बनाते थे? पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते थे ना सर। पीएल एप्रोप्रिएशन होता क्या आपको पता है? कभी आपने सोचा है पीएल एप्रोप्रिएशन होता क्या है? पीएल अकाउंट तो सोचा था आपने, जहाँ पे आप सारा खर्चा दिखाते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है? जो ओनर्स का खर्चा थे, जो ओनर्स का रिगार्डिंग में जो खर्चा हो जाता है, जो ओनर्स को हम लोग पैसा पे करते हैं ना सर, तो वो एक तरीके का ओनर्स अकाउंट है। जैसे जब आप बड़े हो जाइएगा कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता होगा आपको, ठीक है ना, तो उसी तरीके से पीएल एप्रोप्रिएशन एक तरीके का ओनरशिप अकाउंट है सर। बात समझ में आ रही है? कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं होता है, क्लियर है ना। तो वहाँ पर हम लोग सैलरी उसको प्रोवाइड करते हैं। अब पार्टनर्स मेरे को सैलरी प्रोवाइड किया, मतलब मैं खुद ही, मतलब सॉरी, पार्टनरशिप फर्म मुझे सैलरी प्रोवाइड कर रहा है और मैं पार्टनर हूँ, ठीक है, तो मैं तो सर पार्टनर हूँ ना, मैं इस पार्टनरशिप फर्म का कोई वर्कर नहीं हूँ। बात समझ में आ रहा है? मैं इस पार्टनरशिप फर्म का एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं खुद एक ओनर हूँ। अगर ओनर अपने आप को खुद को पैसा देता है तो ही विल दैट अमाउंट ऑफ मनी विल नॉट कम अंडर दिस। तो सर ये जाएगा कहाँ? ये चला जाएगा आपका पीजीबीपी के अंदर। कहाँ चला जाएगा? ये पीजीबीपी के अंदर चला जाएगा। बात समझ में आ रहा? क्लियर है? तो फिर इन लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, पार्टनर्स को टैक्स देना पड़ेगा अपने सैलरी के ऊपर, क्लियर है ना। उसके बाद सर एक और कुछ बता दीजिए, कुछ अच्छा बता दीजिए जहाँ पे समझ में आ जाए मुझे। तो एक जैसे कि मान लीजिए हम लोगों का एक एक्सेप्शन है इसका, मान लीजिए गवर्नमेंट, इसका एक्सेप्शन नहीं है, जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्लियर है हम लोगों का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज वर्किंग आउटसाइड इंडिया, इज वर्किंग आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, अगर वो इंडिया के बाहर में काम कर रहा है तो भी उसको कहाँ पे टैक्स लगेगा? इंडिया में टैक्स लगेगा। कहाँ लगेगा टैक्स हम लोगों का? इंडिया में टैक्स लगेगा। जिस कंट्री में वो रहता है वहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, भले वो वहीं पे हमेशा क्यों ना रहता हो। सर ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम लोगों का हर कंट्री में एक एम्बेसी होता है, यहाँ पे भी हम लोगों का, तो बाहर जैसे कि यूएस है, यूएस में इंडियन एम्बेसी है, तो वहाँ तो इंडियन के लोग काम करते होंगे ना, तो जो वहाँ पे इंडियन के लोग काम कर रहे हैं वो लोग तो यहाँ पे कहाँ रह रहे हैं? 182 डेज से तो यहाँ पे कम ही रहते होंगे, तो फिर लोग तो सर नॉन रेसिडेंट हो जाएगा हमेशा। तो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, फिर भी वो लोग कहाँ पे टैक्स प्रोवाइड करेगा? इंडिया में ही टैक्स प्रोवाइड करेगा। ये दो गवर्नमेंट के बीच में क्या है? हम लोगों का समझौता हुआ है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, क्लियर है। जैसे कि हम लोगों के फाइनेंस मिनिस्टर जी जो अभी जयशंकर जी, उनको जो सैलरी वो प्रोवाइड हो रही है वो कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। जो यूएस में एम्बेसी, यूएस एम्बेसी में जो लोग बैठे हुए इंडिया के और इंडिया में काम कर रहे हैं, यूएस में इंडियन एम्बेसी में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग कौन होते हैं? इंडियंस होते हैं सर। तो उन लोगों को सैलरी कौन देता है? गवर्नमेंट देती है, ठीक है। लोग टैक्स कहाँ देगा? इंडिया में देगा। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीज़ें हम लोगों का क्लियर है। आइए यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या बोला? इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी में कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा? वो इनकम जहाँ पे हम लोगों का, वो इनकम जहाँ पे हम लोग का एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ड्यू और रिसीव्ड बेसिस व्हिचएवर इज अलग। सर इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो ऐसा बहुत सारे होते हैं ना, जहाँ पे आपके कंपनी में आप काम करते हो अप्रैल में, लेकिन आपको पैसा देंगे मान लो 1 मई में देते हैं, होता है कि नहीं होता है? क्लियर। आप काम करोगे मई में, आपको सैलरी मिलेगा 1 जून में, ऐसा होता है? हाँ सर ऐसा होता है। तो ध्यान दो, तो ये वाला डेट क्या होता है? ड्यू डेट हो रहा है, और ये वाला डेट क्या हो रहा है? रिसीव्ड डेट हो रहा है, क्लियर है ना। सपोज करो ऐसे चलता गया, तो ऐसे चलता गया, ये 2022 और 23 है। सपोज करो ये 2022 और 23 है, तो यहाँ पे मार्च आ गया हम लोग का। मार्च का सैलरी कब मिलेगा हम लोग को? 1 अप्रैल में मिलेगा हम लोग को, क्लियर है। ये सब क्या है? 2022 और ये क्या हम लोग का 2023 है, तो मार्च का सैलरी कब मिलेगा? 1 अप्रैल में मिलेगा, क्लियर है। तो सरकार आएगी मेरे पास, बोलेगी कि सर आपको टैक्स देना पड़ेगा कितने महीने का? 12 महीने का टैक्स देना पड़ेगा। मैं बोलूँगा कि सर मैंने अभी तक तो रिसीव ही मैंने 11 महीने का किया। मैंने कितना क्या रिसीव किया अभी तक का? 11 महीने का। और ड्यू कितना हुआ मेरे नाम पे? 12 महीना। ये क्या हम लोग का ड्यू है हम लोग का, और ये क्या हो गया? रिसीव हो गया। क्योंकि मैं बोलूँगा कि सर मेरे को सैलरी कब मिलने वाला है? 1 अप्रैल को मिलने वाला है। तो गवर्नमेंट बोलेगी कि मेरे को उससे मतलब नहीं है, मैं सैलरी किसके बेसिस में लेता हूँ? ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर के बेसिस में। अगर ड्यू हो गया आपका मार्च का सैलरी, भले ही वो अप्रैल में मिलेगा, मुझे मैटर नहीं करता, मैं यहाँ पे टैक्स किसका लूंगा? अब भले ही आपको रिसीव 11 महीने का, लेकिन ड्यू 12 महीने का हो गया ना, तो मैं यहाँ पे टैक्स कितने महीने पे लगा दूंगा? 12 महीने के सैलरी पे लगा दूंगा। बात समझ में आ रही है? सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना। सपोज कीजिए मैंने क्या किया, एडवांस सैलरी ले लिया। मैंने क्या ले लिया? एडवांस सैलरी ऑफ अप्रैल ले लिया, ऑफ अप्रैल और मई का भी ले लिया। सर सपोज करो मेरे घर में कुछ फंक्शन था, तो मैंने क्या किया? अप्रैल और मई का सैलरी इन मार्च ले लिया। मैंने कब ले लिया? इन मार्च 23 ले लिया सर।
बात समझ में आ रही? सपोज करो मैंने मार्च में ही जो है हम लोगों का सैलरी किसका ले लिया, अप्रैल का ले लिया और मई का ले लिया, तो क्या गवर्नमेंट आकर के टैक्स ले लेगी विच एवर इज अर्लियर में? हाँ ऑब्वियसली गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी। तो ड्यू आपका पूरे इस साल में कितना हो रहा है, 12 महीना, लेकिन आपने रिसीव कितने महीने का कर लिया सैलरी, 14 मंथ्स का। तो सैलरी कितने टैक्स गवर्नमेंट कितने पे टैक्स ले लेगा हम लोग का, 14 मंथ्स के सैलरी पे टैक्स ले लेगा। सर ये तो गलती हो रहा है, ना इंसाफी हो रहा है हम लोग के साथ। नहीं ना इंसाफी नहीं हो रहा है। जब आप यहाँ पे ये 23 24 में ना, तो यहाँ पे जब आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा तो कितने मंथ्स का सैलरी पकड़ेगा, वो लोग 10 मंथ के पकड़ेगा, क्योंकि 2 महीने को ऑलरेडी यहाँ पे पकड़ चुका है। तब ठीक है सर, तब चलो ठीक है। तो समझ में आया, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर होता है हम लोग का। तो हम लोग का ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर समझ में आ गया ना हम लोग का। अगर एडवांस सैलरी हुआ तो रिसीव्ड बेसिस में टैक्स हो जाता है, अगर हम लोग का आउटस्टैंडिंग सैलरी होता तो ड्यू बेसिस में टैक्सेबल हो जाता है। सर एक और टॉपिक है सर, जैसे वो होता है ना सर, आर्मी लोगों में होता है, आर्मी लोगों में होता है ना सर, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन। तो सर उन लोगों का तो सैलरी बैकवर्ड से बढ़ता है। उन लोगों का तो सैलरी जैसे कि मान लीजिए सर अभी 2023 चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 7th पे कमीशन चल रहा है, सरकार अनाउंस करती है कि 9th पे कमीशन लाया जाएगा और पुराने बैकवर्ड से जितने एक साल पुराने से हम लोगों को सैलरी बढ़ा दिया जाएगा। तो सर उस केस में क्या होता है, उस केस में हम लोग का रिसीव्ड बेसिस हो जाएगा। उस केस में क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरियर्स ऑफ सैलरी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अरियर्स ऑफ सैलरी बोलते हैं। अरियर्स ऑफ सैलरी के केस में हम लोग का टैक्स कब लग जाता है सर, टैक्स लगता है रिसीव्ड बेसिस में। क्या लगता है हम लोग का, रिसीव्ड बेसिस में। बात समझ में? ठीक उसी तरीके से हम लोग का एक और टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बोनस। सर बोनस देखो, बोनस क्या होता है, बोला जाता है ना कि अगर आप 10 लाख का सेल टारगेट अचीव कर लोगे तो 1 लाख का बोनस मिल जाएगा। तो 10 लाख का सेल्स टारगेट अचीव करेंगे तभी तो 1 लाख का बोनस मिलेगा ना। वो अगर लिख करके दे दिया मेरे को पेपर में, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वो 1 लाख रुपए का बोनस मुझे मिल गया। तो सरकार इस बात को समझते हुए यहाँ पे क्लेरिफिकेशन देती है और बोलती क्या है कि बोनस कब रिसीव्ड होगा हम लोग का, बोनस कब टैक्स होगा, जब हम लोग का रिसीव्ड होता है। बोनस कब टैक्स होगा हम लोगों का, जब वो रिसीव्ड होता है। ये भी कौन वाला बोनस, जो टारगेट बेस्ड होता है, ठीक है ना। और एक तरीके का बोनस होता है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस में, जहाँ पे बोल दिया जाता है कि इस साल जो है आपको इतना बोनस दिया जाएगा, वो आपको सैलरी शीट में लिखा रहता है। तो ऐसा बहुत कम होता है। जनरली हम लोग का बोनस जब रिसीव्ड होता है तभी टैक्स लगता है। और अरियर्स ऑफ सैलरी मतलब कब टैक्स लगेगा, जब रिसीव्ड होगा। ठीक है ना सर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ सीख लें सर यहाँ पे और भी कुछ सिखा दो सैलरी के मतलब। सर अगर मान लो सोल, आपने तो पार्टनरशिप बिजनेस की बात कर ली, अगर सर मान लो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता, अगर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता तो उस केस में क्या करते, तो ओनर तो खुद वहाँ पे बिजनेस को चला रहा है ना, ओनर खुद क्या कर रहा है, बिजनेस को चला रहा है, तो वहाँ पे क्या लगेगा हम लोग को, टैक्स नहीं लगेगा वहाँ पे। अगर ओनर जो खुद होता है हम लोग को, वो तो खुद काम कर रहा है वहाँ पे, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि मालिक और नौकर वाला रिलेशनशिप है यहाँ पे। तो ओनर अगर खुद के बिजनेस से पैसा निकाल करके लेकर के जाएगा तो वो सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। ये कहाँ चला जाएगा, इंडिविजुअल में चला जाएगा, बिजनेस में चला जाएगा। क्लियर है। और तो कुछ नहीं सर सीखना है यहाँ पे, हाँ और कुछ नहीं सीखना है। अगर इसके रिगार्डिंग और भी कोई भी डाउट होगा आप लोगों को तो आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा। सर और एक टॉपिक होता है ना सर, एक होता है सर मुझे नहीं समझ में आ रहा सर, आपने एडवांस बोल दिया यहाँ पे, ये जो आपने एडवांस बोला, अगर मान लो ये तो एडवांस सैलरी हो गया, अगर मान लो हमने एडवांस अगेंस्ट सैलरी ले लिया, एडवांस अगेंस्ट सैलरी ले लिया, तो क्या होगा सर, तो एडवांस अगेंस्ट सैलरी तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ये क्या होता है हम लोग का एक तरीके का क्या, ये लोन हम लोगों का, तो लोन तो हम लोगों का यहाँ पे नहीं आता सर। बात समझ में सर। एक और हमने वर्ड सुना सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो इसका मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में हमेशा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, लिखित होता है सर, जिसको ऑफर लेटर बोलते हैं हम लोग, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है। और एक हो गया हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। सर इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब जैसे कि मान लो हम लोगों का बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं वो काम कर दूंगा सर, मालिक और नौकर वाला रिलेशनशिप नहीं है वहाँ पे। बात समझ, जैसे कि मान लीजिए होता है ना सर, जब बिल्डिंग बनता है तो कॉन्ट्रैक्टर आता है सर, जो मेन बिल्डिंग का जो जमीन का ओनर होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर जाता है, बोलता है सर आप अपना जमीन दो, मैं यहाँ पे आकर के बिल्डिंग बना करके आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, उसके बदले में आप जो मुझे पैसा देना है दे देना। तो एक अग्रीमेंट होता है सर, वहाँ पे कोटेशन जाता है। बात समझ में नहीं, तो वही तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट अलग कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट अलग कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर है सर। तो जहाँ पे हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होगा सर्विस देने लेने का, जहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला सर्विस होगा वहाँ पे सैलरी में आ जाएगा, और जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा हम लोगों का किसी कोटेशन, किसी प्राइस या किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो काम करके देने के लिए, तो वो सर हम लोगों का दूसरा बिजनेस में आ जाता है, वो यहाँ पे नहीं आता सर। और मैं समझाओ, बहुत कुछ समझा दिया सर, अब आगे बढ़ो। चलो मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सबको लगता है कि टफ है फॉर्मेट, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ईजी है फॉर्मेट। हम लोगों का देख लीजिए यहाँ पे, फॉर्मेट यहाँ पे बोला जाता है सबसे पहले, इसी के बेसिस में हम लोगों का टैक्स लगता है सर, ठीक है ना। सबसे पहले होता है हम लोगों का बेसिक सैलरी, मतलब इतना मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा।
इसके बाद होता है हम लोगों का बोनस, उसके बाद हम लोगों का होता है कमीशन। कमीशन यहाँ पे दो तरीके का होता है, एक होता है हम लोगों का ऑन टर्नओवर होता है और एक होता है हम लोगों का ऑन प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे दोनों आ जाएगा, ठीक है सर। और सर क्या होता है यहाँ पे, और जैसे कि मान लो यहाँ पे अभी सीख करके गए हम लोगों का अरियर्स ऑफ सैलरी वाला जो होता है वो भी आ जाता है हम लोग का यहाँ पे, या कोई तरीके का एडवांस मिला हम लोग को वो भी आ जाएगा यहाँ पे। और क्या होता है सर यहाँ पे, और यहाँ पे रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है? रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होता है सर? हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात पूछा आपने। तो रिटायरमेंट बेनिफिट में जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आता है ग्रेचुटी आ गया सर। फिर आपका लीव इनकैशमेंट। सर ये लीव इनकैशमेंट ग्रेचुटीज का मतलब क्या होता है, ये सब का मतलब मैं आपको बताऊंगा। पेंशन, ठीक है सर, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, ये सब क्या हो गया सर हम लोगों का रिटायरमेंट बेनिफिट। उसके बाद जो यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट वो होता है हम लोगों का अलाउंसेस। क्लियर है सर? इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या आता है ये भी लिख दो। बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें, ठीक है। इसमें 3 पार्ट होता है, हम लोग वो तीनों पार्ट सीखेंगे और अच्छे से सिखाऊंगा मैं आपको। और तीसरा होता है हम लोग का परक्विजिट्स। क्लियर है? परक्विजिट क्या होता है सर, अलाउंसेस क्या होता है, ये सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। उसके बाद होता है सर हम लोग का प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, ठीक है। और इसके ऊपर ये कौन वाला प्रोविडेंट फंड, जहाँ पे हम लोग का एम्प्लॉयर पे कर रहा है, एम्प्लॉय जो पे कर रहा है वो वाला नहीं, एम्प्लॉयर जो पे कर रहा है वो वाला। यहाँ पे इंटरेस्ट किसके ऊपर लगा, ऑन यही प्रोविडेंट फंड के ऊपर हम लोगों का। ये भी कौन वाला, एम्प्लॉयर वाला, एम्प्लॉय वाला नहीं, ठीक है ना। ये जब सब हम लोगों का जुड़ जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस सैलरी। उसमें से हम लोग का डिडक्शन होता है हम लोग का 16 का। किसका डिडक्शन होता है हम लोग को? अंडर सेक्शन 16 का, जहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 क्या है हम लोग का स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आंख बंद करके कितने का मिलता है हम लोग को? 50,000 का मिलता है। इसके बाद फिर हम लोग का क्या आता है यहाँ पे, फिर हम लोग का प्रोफेशनल टैक्स आता है। क्या आता है सर? प्रोफेशनल टैक्स आता है। ये कौन सा प्रोफेशनल टैक्स, चाहे वो एम्प्लॉय पे किया हो चाहे वो एम्प्लॉयर पे किया हो, कुछ भी, दोनों भी आदमी पे करेगा तो भी यहाँ आ जाएगा, एक अकेला पे करेगा तो भी यहाँ आएगा, या एम्प्लॉयर पे करेगा तो भी यहाँ पे आएगा। और पॉइंट नंबर 3 जो कि लास्ट हम लोग का सर उसको बोलते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है ये भी बताऊंगा, लेकिन ये कौन सा एंटरटेनमेंट एम्प्लॉय, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। बात समझ में आया ना? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आता है और किसी के लिए नहीं आता है। और ये जो प्रोफेशनल टैक्स है ये सबके लिए आता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन सबके लिए आता है। तो जो अमाउंट फाइनल आता है उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल सैलरी, इसी के ऊपर टैक्स लगाया जाता है फाइनली। क्लियर? तो इतना बड़ा फॉर्मेट है सर, ये बहुत टफ होता है मैंने सुना, और नहीं टफ नहीं होता है, लेंदी है, टफ नहीं होता, प्रोविजंस बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। परक्विजिट्स अपने आप में बहुत बड़ा है, अलाउंस अपने आप में बहुत है, रिटायरमेंट बेनिफिट अपने आप में बहुत है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं अलाउंसेस बताऊंगा, जैसे मैं परक्विजिट्स बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। और सारे इंपॉर्टेंट्स मैं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट्स होगा उसको मैं मार्क भी करवा दूंगा, जिसपे सवाल रेगुलरली पूछा जाता है। रिटायरमेंट बेनिफिट जिसपे सवाल पूछा जाता है वो अच्छे से बता दूंगा। और ये सारी चीजें तो होती रहती है, ठीक है सर। आप चलो ना आगे बताओ, आप क्या बताओगे। अब मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में। किसके बारे में? सबसे पहले रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट में मैं एग्जांपल्स करा दूंगा और प्लस मैं अच्छे से समझा दूंगा, एक एग्जांपल लेके पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई भी सम्स उठा लोगे, कोई भी सम्स उठा लोगे, इन चारों में से कोई भी सम्स उठा लोगे, बना लोगे आप लोग को एग्जांपल करना। तो अलाउंसेस में भी वैसे, लेकिन अलाउंसेस और परक्विजिट का वीडियो नेक्स्ट में आएगा। क्लियर है हम लोगों का? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट और प्रोविडेंट फंड के बारे में सिखाया जाएगा आपको, और एग्जांपल से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में हम लोग का अलाउंसेस और उसके ऊपर हम लोग समझेंगे इलस्ट्रेशन ले करके और एक कंप्लीट सम्स कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में। सबसे पहला क्या नाम हो जाता है हम लोगों का? ग्रेचुटी। सर ग्रेचुटी का मतलब बता दो ना। ग्रेचुटी का मतलब आप खाली इतना समझ लो कि देखो इसका मतलब होता है, अब रिटायरमेंट बेनिफिट से तो समझ ही गए कि सर एम्प्लॉई को कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है, तो वो क्यों मिल रहा है? एक गवर्नमेंट बोलती है, गवर्नमेंट क्या बोलती है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को बोलती है कि इतना नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इससे ज्यादा अगर होता है आपके पास तो आपके ऊपर हम लोग ये इन्फोर्स करते हैं कि आप लोगों को ग्रेचुटी अपने एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है जो कि उस लिमिट के अंदर नहीं आता है, तो उन लोगों के पास वॉलंटरी होता है, ऑप्शन होता है, उन लोगों के ऊपर इन्फोर्स नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको अपने एम्प्लॉय को ग्रेचुटी देना पड़ेगा। ग्रेचुटी एक तरीके का समझ लीजिए वाहवाही करने के लिए, अपने एम्प्लॉय को सराहने के लिए कि वो बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? तो और जब आप लोग बड़े हो जाइएगा ना, तो जैसे कि सीएमए वाले हो गए, सीएस वाले हो गए, तो ये लोग ना अपने सिलेबस में लॉ में जो है ना
लेबर लॉ पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को हर एक चीज़ का मतलब अच्छे से समझ में आएगा और इन डिटेलिंग समझ में आएगा फैक्ट्री एक्ट में, ठीक है। आइए यहाँ पे ग्रेचुटी के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रेचुटी में यहाँ पे कितने केस होने वाले हैं? 2 केस होने वाले। कितने केस होंगे सर? आपने हमेशा 2 केस करा, तो क्या करें, 2 ही केस रहता है। ग्रेचुटी में कितने केस होंगे? 2 केस हो जाएंगे। सर 3 करवा दो ना, कुछ तो करो, चलो 3 करवा देते हैं। एक यहाँ पे क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, और एक यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑन रिटायरमेंट हो जाएगा। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, ऑन रिटायरमेंट, और एक करवा दो चलो ऑन डेथ हो गया। हाँ सर आप क्या करवा दिए, सर अच्छा मत ही करवाते, सो सॉरी, क्या करूँ मैं। ऑन डेथ हो गया मतलब जब भी एम्प्लॉयमेंट में आएगा, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, जब भी हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब साल भर काम किए और दूसरे साल काम किया, मतलब काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो अगर काम के दरमियान में जैसे महीना महीना सैलरी मिलता है, वैसे ही अगर हम लोग ग्रेचुटी ले लेंगे तो फिर वो क्या हो जाता है? टैक्सेबल हो जाता है। फिर वो क्या हो जाता है? फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। वहाँ पे कोई भी तरीके का डिडक्शन नहीं मिलता। बात समझ में आ रही? कोई भी तरीके का एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। किसके लिए? फॉर एवरीवन, फॉर ऑल एम्प्लॉइज। सर ऑल का मतलब क्या होता है? 2 तरीके के एम्प्लॉइज होते हैं क्या? हाँ, यहाँ पे 2 तरीके के समझेंगे। एक हो जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक हो जाता है हम लोगों का नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट मतलब जिनको प्राइवेट कंपनी में जो काम करते हैं, पब्लिक कंपनी में जो काम करते हैं, वो लोग सारे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑन रिटायरमेंट में भी कितने केस होने वाले हैं? 2 केस होने वाले। सर फिर से 2 केस हो जाएगा? हाँ, आपके इजी के लिए 2 केस हो जाएगा। सबसे पहला केस कौन सा हो जाएगा हम लोगों का? सबसे पहला केस हो जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अगर सर मान लीजिए हम लोगों का ऑन रिटायरमेंट कोई हम लोगों का कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से क्या लेता है? ग्रेचुटी लेता है, तो उसमें क्या हो जाएगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है? और अगर हम लोगों का नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अगर वो हम लोगों का जाकर के रिटायरमेंट के टाइम पे क्या ले रहा है? ग्रेचुटी ले रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। उसके लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। बट आफ्टर गिविंग हिम सम कंसेशन, सम एग्जम्पशन और सम बेनिफिट, टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो सर वो एग्जम्पशन और बेनिफिट क्या मिलेगा? फिर से 2 केस हो जाएगा। सर फिर से 2 केस? हाँ, फिर से 2 केस हो जाएगा। एक जो हम लोगों का एम्प्लॉय कवर्ड होगा, जो एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, अभी बोला था ना मैंने आपको, एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट 1972। अभी मैंने आपको बताया था ना कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है? इन्फोर्स करती है, कानूनी तौर पे बोलता है कि आपको जो है इतने अपने एम्प्लॉइज को जो है क्या देना पड़ेगा? ग्रेचुटी देना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं हम लोग एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। और जहां पे हम लोग का बोलता है कि नहीं देना पड़ेगा, जहां पे हम लोग गवर्नमेंट इन्फोर्स नहीं कर सकती, वो लिमिट के अंदर है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रेचुटी एक्ट देना कंपलसरी नहीं होता। अगर वो एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन दे देता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे वर्ड किसके ऊपर फोकस किया जाएगा हम लोगों का? वो एम्प्लॉय जो इसका कवर्ड है और वो एम्प्लॉय जो कि नॉट कवर्ड है। दोनों एकदम सेम है सर, दोनों सेम है, डिक्टो सेम है, डिक्टो सेम है। सर आप देख लो, आप ही डिसाइड करना, दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे क्या होता है? स्टार्टिंग क्या होता है? हम लोग क्या बना रहे हैं? फॉर्मेट बना रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जिसमें हम लोग को सम्स में पैसा बोल रहे हैं, मार्क्स मिलेगा। एक्चुअल अमाउंट रिसीव हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट रिसीव हो जाएगा। तो जो भी एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ वो ले लेंगे यहाँ पे। फिर हम लोग को लेस करने मिलता है। क्या करने मिलता है? लेस करने मिलता है। तो लेस किसको करते हैं? लोअर ऑफ द फॉलोइंग को करते हैं। जो भी हम लोगों को इसमें से लोअर होगा उसको पकड़ लेंगे। सबसे पहला पॉइंट कौन हो जाता है? वही एक्चुअल अमाउंट रिसीव, AAR मतलब ये एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो अमाउंट आया वो, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे एक लिमिट है, यहाँ पे स्टैट्यूटरी लिमिट, स्टैट्यूटरी लिमिट ये गवर्नमेंट ने बोल करके रखा है। कितने का? 20 लाख रुपए का। पहले ये 2 साल पहले कितने का हुआ करता था? 10 लाख का होता था। अब कितने का हो गया? ये 20 लाख का हो गया। उसके बाद फिर अब यहाँ पे हम लोग को बोला जाता है 15/26। इसको समझना है, इसी के ऊपर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहीं पे हम लोग का डाउट्स अराइज होता है, ठीक है ना। 15/26 इनटू लास्ट मंथ सैलरी। कौन सा सैलरी? लास्ट मंथ सैलरी। जिस महीने में आप रिटायर हो रहे थे उस महीने में आपकी सैलरी कितनी थी वो ले लेना है। ये क्या हो रहा है सर? ये क्या कर रहे हो आप? ये सरकार ने एक फॉर्मेट बना करके दिया है, ठीक है ना। सरकार ने एक फॉर्मेट बना करके दिया, इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर इस रडार के अंदर ही आपको बेनिफिट मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा। तो लास्ट मंथ सैलरी, और उसके बाद फिर बोलते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज। कौन सा सर्विसेज? कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज। जितना साल आपने कंप्लीट किया है, पार्ट वाला नहीं सर, कंप्लीट किया जो पूरा 1 साल, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज एंड पार्ट देयर ऑफ। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये होता है इन पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। पूरे लिख लो सर। इतना कुछ लिखवा रहे हो, इतना बड़ा यहाँ पे एग्जाम में याद कैसे रख पाऊंगा? नहीं, इतना याद नहीं रखना आपको, ये दिमाग में रखना आपको। क्लियर है? नहीं, ये याद नहीं रखना है। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज,
कंप्लीटेड ईयर्स का मतलब समझ रहे ना सर, जो पूरा एक साल कंप्लीट हुआ उसको बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज। एंड पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ का मतलब क्या होता है, पार्ट देयर ऑफ मतलब उसी में, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ मतलब 6 महीने के बाद अगर होगा तो हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे। सर इतना क्या लिखवा दो, शॉर्टकट में लिखवा दो ना, लो शॉर्टकट ले लो यहाँ पे, राउंड ऑफ यहाँ पे अलाउड है, राउंडिंग ऑफ अलाउड है, क्या अलाउड है यहाँ पे, राउंड ऑफ। सर समझा दो मतलब इसका क्या होता है राउंड ऑफ का, तो बता देते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे 30 साल 5 महीना हुआ, क्लियर है, तो इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ होगा तभी हम लोग उसको राउंड ऑफ करते हैं। होता है ना सर हम लोग का 0.5 से ज्यादा आता है तब हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं, 0.5 के उससे अंदर रहता है तो हम लोग उसी का लेस नंबर लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे 30 इयर्स 5 मंथ से अगर हो जाएगा तो क्या ले लेंगे, 30 इयर्स लेंगे, 30 इयर्स 6 मंथ रहेगा, एग्जैक्ट 6 मंथ हुआ तो भी क्या लेंगे 30 इयर्स लेंगे, लेकिन 30 इयर्स 6 मंथ 10 डेज हो जाएगा तो फिर क्या ले लेंगे हम लोग 31 इयर्स ले लेंगे, क्या ले लेंगे 31 इयर्स, मतलब 6 महीने से एक भी दिन एक्स्ट्रा होता है ना सर तो उसको कंप्लीट ईयर में मान लेंगे, क्लियर है ना सर, उसी को बोलते हैं पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। ये मैं बता दें, फिर कभी दिक्कत ही नहीं होगा ना, कभी दिक्कत ही नहीं होगा, वर्ड पे फोकस करो, एक्सेस बोला है, ठीक है ना। सर सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सैलरी का मतलब ले लो बाबू, सैलरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सैलरी का मतलब, यहाँ पे मैं बता दूं बहुत जगह सैलरी का मतलब चेंज होगा, लेकिन सिर्फ ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे सैलरी का मतलब डिफरेंट है, बाकी सब जगह जितना जगह भी मैं आपको सैलरी बताने वाला हूँ ना सब एक ही जैसा रहेगा, लेकिन ये वाला सबसे डिफरेंट है, ये याद रखना, ये सबसे अलग है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले बेसिक आएगा, बेसिक सिखाए थे ना, प्लस यहाँ पे आता है डियरनेस अलाउंस। सर अलाउंस आगे आपने तो पढ़ाया नहीं अलाउंस, अरे देख लो ना क्या दिक्कत है, पढ़ाया नहीं है तो क्या दिक्कत है, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, ये क्या होता है फुल्ली टैक्सेबल होता है, ये दो तरीके का होता है, समझ लो डीए कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है, एक हम लोग का रिटायरमेंट बेनिफिट होता है और एक नॉन रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, एक रिटायरमेंट बेनिफिट होता है और एक नॉन रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। तो ये फुल्ली टैक्सेबल है मतलब कि ये सब टैक्सेबल होता है, ये क्या होता है फुल्ली टैक्सेबल, ये क्या फुल्ली टैक्सेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कौन सा लेना है सर, रिटायरमेंट बेनिफिट लेना है या नॉन रिटायरमेंट बेनिफिट लेना है, यहाँ पे हम लोग का बोथ लेना है, यहाँ पे क्या लेना है बोथ लेना है, रिटायरमेंट बेनिफिट भी लेना है प्लस नॉन रिटायरमेंट बेनिफिट भी ले लेना है, क्लियर है ना सर। ये बोला रहेगा सवाल में, इन टर्म्स बोला रहेगा, इन टर्म्स या रिटायरमेंट बेनिफिट बोला रहेगा, आपको दिक्कत नहीं करना, तो यहाँ पे दोनों ले लेना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही लेते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, नहीं, यहाँ पे सब लेना, यहाँ पे कितने मंथ का कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने महीने का कैलकुलेशन करना है, 1 महीने का कैलकुलेशन करना है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है सर। ये 20 लाख का लिमिट के बारे में बता दो, जैसे कि 20 लाख का एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ जो कि कोई टीचर नहीं बताता, जैसे कि मान लो मैंने एक कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन